इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, दिस एक्सप्लेनेशन आई विल डू क्विकली। बेस्ट टीचिंग अप्रोचेस टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। ठीक है, कौन कौन सी टीचिंग अप्रोच आप यूज कर सकते हैं अपनी क्लास को बेहतर बनाने के लिए। अभी मैंने आपको जो बताया, मोस्टली हम चाहे जो भी कहें कि हम मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच यूज कर रहे हैं, हमारी टीचिंग सेंटर्ड क्लासेस ही हैं। ठीक है, जहाँ पे टीचर ही आता है, लेक्चर देता है और बच्चों को खुद गाइड करता है, ये पेज खोलो, ये काम करो, तो वहां पे स्टूडेंट लर्निंग क्या है? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग वहां पे नहीं है। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग वहां पे होती है जब आप टॉपिक बच्चों को खेल खेल में एक्सप्लेन करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ग्रेड 4 थी और मेरे पास ग्रेड 4 के लिए आई वॉज डूइंग, आई थिंक मैया मेंट विद देम। देन मैंने उनको पहली बार इंट्रोड्यूस करवाना था दैट प्रोटेक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, वो भी मैंने उनको पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाना था। तो मेजरमेंट के लिए मैंने क्या किया कि जब मेरा वेट का आया तो मैं वेट मशीन लेके गई, डिफरेंट तरह की वेट मशीन, जिसमें आपका किचन वेइंग स्केल भी था, बड़ा वेइंग स्केल भी था जिसमें वो अपना वेट कर सकते थे। देन एक जो वो हैंगिंग वाला वेइंग स्केल होता है, वो वाला भी लेके गई, सब कुछ लेके गई। फिर हमने वहां पे बच्चों का भी वेट किया, सब कुछ किया, और बाय द एंड मैंने उनसे पूछा कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या किया। तो उन्होंने कहा, वी हैव डन वेट इन द क्लासरूम, व्हाट इज वेट, व्हाट वी हैव डन विद द वेट। फिर उन्होंने सारा मुझे बार बार एक्सप्लेन किया, इट कम्स इन द मेजरमेंट, वेट हैव डिफरेंट थिंग्स, वेट में ये चीजें होती हैं, इट कैन मेजर इन केजीज आल्सो, इट कैन मेजर इन ग्राम्स आल्सो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को पहले मैंने उनको एक्टिविटी कराई और फिर उसके बाद मैंने उनसे क्वेश्चन आंसर किया। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, मॉडर्न एंड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। ठीक है, देन गेम बेस्ड लर्निंग, वो हमारे यहाँ आप उनको एक्टिविटीज के तौर पर रख सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी होती है, जो हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं। ठीक है, यूजुअली हम बच्चों को जैसे हम ज्यादातर तो कंप्यूटर साइंसेस में ही देते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज में बच्चों को प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। प्लीज उनकी आप उनको कहना, उनको क्रिएटिविटी को टेक आउट करने के लिए यू शुड गिव देम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दें, उसके थ्रू जो लर्निंग होती है दैट इज कॉल्ड पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अच्छा, होलिस्टिक अप्रोच है सोशल इमोशनल लर्निंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोशल इमोशनल लर्निंग में यू कैन हैव ड्रामाटाइज। ठीक है, आप चीजों को ड्रामाटाइज भी कर सकते हैं, और उसके साथ आपने ना सोशल इमोशनल लर्निंग में बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, सोशल इमोशनल लर्निंग में आपका रोल प्लेज आ जाते हैं, रोल प्ले एरियाज आ जाते हैं। आप फर्ज करें कोई टॉपिक है आपके पास, अगर स्पेशली दिस इज फॉर द लिटरेसी टीचर्स। ठीक है, इंग्लिश की लिटरेसी टीचर्स हैं या उर्दू की लिटरेसी टीचर्स हैं, ये उनके लिए है कि कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप उसकी छोटी सी ड्रामेटाइजेशन बच्चों को दे दें। 2-3 दिन पहले बता दें कि हम इस टॉपिक के ऊपर एक ड्रामा करेंगे। आप में से कौन कौन बच्चा एक दूसरे के साथ मिलके बैठ के एक ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, विच शुड बी मॉरल बेस्ड ऑल्सो। ठीक है, तो वो बच्चा उन बच्चों को लें और उनको कहें वो ड्रामाटाइजेशन तैयार करें और वो क्लास के सामने एक्ट करें। दैट इज एक्चुअली सोशल इमोशनल लर्निंग। आप खुद से भी उनको जो है वो बता सकते हैं, यू कैन गिव देम टॉपिक्स ऑल्सो, और आइदर दे कैन सर्च। जैसे बच्चे बड़े हैं 8, 9, 10 के, जैसे आप बात कर रही हैं, तो ये तो बड़े बच्चे होते हैं, इनको आप इजीली टॉपिक्स दे दें कि आपने इस मॉरल वैल्यू के ऊपर ड्रामा क्रिएट करना है। हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, ठीक है, सदका, चैरिटी। ठीक है, तो ये बच्चे इजीली इसके ऊपर ड्रामा कर सकते हैं। छोटे बच्चे को आप बता दें कि इसके ऊपर ड्रामा करने, आप बच्चे आजकल बहुत कुछ कर सकती हैं, इंटरनेट इज वेरी फास्ट। तो दिस इज मोर सोशल इमोशनल लर्निंग, और खुद से भी बच्चों को सोशली और इमोशनली एजुकेट करें। ठीक है, इन द क्लासरूम ऑल्सो, और फॉर द आउटर वर्ल्ड ऑल्सो, फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ऑल्सो, फॉर जनरल लाइफ ऑल्सो। प्लीज do educate them socially and emotionally. ठीक है, this also includes your show and tell activity also. Give them any topic for show and tell activity. जैसे छोटे बच्चों को आप टॉपिक्स दे सकते हैं शो एंड टेल एक्टिविटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के ऊपर। All right, when you discuss about different occupations, so there are lots of occupations, lots of like professions are there. ठीक है, तो वो बच्चे उसके ऊपर तैयार करके लेके आए, और जो है वो आपके साथ क्लास में आके शेयर करें। तो डेफिनेटली इट्स अ सोशल इमोशनल लर्निंग वेयर ऑल द लर्नर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर इन द क्लासरूम। ओके, फ्लिप क्लासरूम मॉडल्स, एसएलसी, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। उसमें हमारा एसएलसी भी आ जाता है, विच इज कॉल्ड स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फ्लिप क्लासरूम, जहाँ पे बच्चा टीचर होगा और टीचर जो है वो
एज अ स्टूडेंट बच्चे को सुनेगी। और SLC भी यही होता है, स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस, दैट स्टूडेंट्स आर लीडिंग एनी कॉन्फ्रेंस एंड दे आर गिविंग यू डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट व्हाट दे आर डूइंग इन द क्लासरूम। एंड टीचर्स और पेरेंट्स को भी आप इन्वाइट कर सकती हैं टू शो देम कि देखिए दिस इज द वे वी आर डूइंग आवर लर्निंग्स इन द स्कूल्स आल्सो। कोलैबोरेशन लर्निंग, कलेक्टिव इंटेलिजेंस आ जाती है इसमें, वही बात आ जाती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ जाती है इसमें। आप बच्चों को आपस में जो है वो उनको कोलैबोरेट करें, ग्रुप्स बना दें और जो है वो उसके थ्रू वो अपनी लर्निंग को फोस्टर कर सकती हैं। ठीक है, उसमें आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स भी एनहांस होती हैं और जो स्टूडेंट का स्कोप होता है वो भी बहुत डाइवर्स हो जाता है। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से जो स्टूडेंट सोचते हैं, स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव जो है ना वो बहुत डिफरेंट होती है, वो हमारी वे ऑफ थिंकिंग से भी बियॉन्ड होती है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से कोलैबोरेशन लर्निंग को और कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस को भी, कलेक्टिव इंटेलिजेंस को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में। Then problem based learning और project based learning both are the same things. Project में they have to make a project, और problem based learning में ये होता है कि you have given them a challenge, a problem, an open ended question and they will bring the answers to that. मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप उसमें बच्चे को डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और वो बच्चे जो हैं वो उसको आंसर करेंगे अपने वे में। आप उनको 2 दिन 3 दिन दें, वो सोचें एंड दे विल ब्रिंग द आंसर्स फॉर यू। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग IB अप्रोच है। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर को इंक्वायरी बेस्ड कहते हैं। व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्सप्लोरिंग देन इट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग IB अप्रोच। ओके, which now very common in Pakistani schools. They used to say we are using IB approach, inquiry based learning over here. But inquiry based, actually it is a learning where you are going to investigate and explore. Investigate मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे for example there is a topic, आपने बच्चों को एब्जॉर्प्शन के ऊपर टॉपिक दिया है, आपने बच्चों के सामने मटेरियल रख दिया है, वो खुद उसको दे आर गोइंग टू पोर वाटर ऑन इट, दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट फर्स्ट and then they are going to explore what is happening in this situation. So that is called problem inquiry based learning. Then problem based learning, give them challenging question. Kinesthetic learning, physical activities, involve physical activities in your planners also, so they will have they used to have good understanding. उसमें आपकी गेम्स आ जाती हैं, आपका OLA आ जाता है जो भी मैंने आपको बताया है, आपका किंडर क्लब आ जाता है, आपकी वेलबिंग एक्टिविटीज आ जाती है, आपका मिक्स मीडिया आर्ट आ जाता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स को लेकर आप कोई एक चीज क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मिक्स मीडिया आर्ट। तो उस चीज को भी इंट्रोड्यूस जरूर कराएं। दिस इज ऑल योर कैनेस्थेटिक एंड फिजिकल एक्टिविटीज। और फिर लास्ट में आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। यूजुअली इसमें ये होता है कि this is for elder students, like after 5 you can apply this approach also, competency based learning. They are going to complete, if they want to move to the next level of their education, of their in their what we can call them, in their classroom, if they want to move to the next level of their in their education or in their देखो मेरे बिल्कुल ज़हन से लफ्ज निकल गया, in their academics. ठीक है, in when we are talking about academically, so if you want to move to the next topic, they have to give you a test in form of anything. That is not a written test, it is not only based on written test, it can be in form of anything. It can be a quiz, it can be a test, it can be a challenge, it can be in form of collaborative learning, it can be in form of kinesthetic learning, it can be in form of inquiry based learning, in any form. Okay, they have to move to the next level with this. ठीक है, competency based learning ये होती है कि वो फिर इसके थ्रू नेक्स्ट लेवल पर मूव करते हैं। फिर आप वो टॉपिक कंप्लीट करके, यूजुअली हायर ग्रेड्स में हम यही चीज यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नहीं मैम, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ठीक है ना, सारे लेवल्स आपको टीचिंग अप्रोचेस के समझ आ गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
जी जी यार, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप काइंडली मुझे क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर देंगी? Ma'am, I have a question. यार मुझे, आई कांट हियर यू। You can write your question in the chat box here. Acha ji. Now coming to the end, programs for early learners development. What are the programs we are having for early learners, and we can take them to the next level also. It's not only for the early learners, they are for the elder learners also. Same way of strategies are using. Ma'am, I have a question. Dear, write your question in the chat box, dear. I literally can't hear you. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि Sumaya, can you please write your question in chat box? Sumaya, write your question in chat box here. Acha, EYFS, early year foundation stage, Montessori level, then ECE, early childhood education, Reggio Emilia and Ofsted learning. These two maybe might be new for you, Reggio Emilia and Ofsted learning. Basically, Reggio Emilia and Ofsted learning, they usually used to do learning without paper and pen. Okay? Their learning is totally without no use of paper, no use of pen in that. Totally, typically, you can say that they are having learning through activities. Okay? They are having learning through activities. Their quality of education is very high. Behavior of attitudes should be noticeable in that. Personal development is there. Leadership and management among the kids is there. Personal development of the child is there, and leadership and management should also be in the kids' behavior. ठीक है? और जब इस बिहेवियर के साथ, इन अप्रोचेस के साथ, जब इन अप्रोचेस को लेते हुए वो बच्चा ग्रेड 1 में जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड. आपको उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो दीज आर द स्टेजेस. एक्चुअली मैं इन स्टेजेस के बारे में क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि हमारी बेस अच्छी होगी तो हमारा बच्चा आगे जाके बेहतर तरीके से, प्रोग्रेसिव वे में, हमें प्रोडक्टिव वे में हमें जो है वो उसका आउटकम देगा. अगर आपकी बेस ही अच्छी नहीं होगी और आगे जाके आप बच्चे पर सारे बर्डन डाल देती हैं, उसको इंडिपेंडेंट भी करने की कोशिश करती हैं, वो सोशलाइज भी हो, उसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है? प्रोजेक्ट्स ने तो वो उसको भी पूरा करे और प्रेजेंटेशंस को भी करे, तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो दीज अप्रोचेस शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. बिल्कुल बिगिनिंग से ये अप्रोच स्टार्ट होनी चाहिए. ठीक है? रिजियो मिलिया अप्रोच एंड ऑस्टेड अप्रोच. रिजियो मिलिया अप्रोच में भी आपका यही आ जाती है कि इट इज एन वेरी एडवांस अप्रोच. वेरी वेरी आई एम टेलिंग यू कि थ्रू exploration, collaborative learning, all the learning is happening through with this form. Okay? They foster the child, and they are basically the actual child-centered learning stations and environments. Pure child center. Montessori is also one of the center like that. Okay? EYFS में भी we are following the same. ECE में भी same होती है. Montessori, I feel what I think the ones who have done Montessori course from a renowned institution, they knew it that what kind of a Montessori class is. टोटली इंडिपेंडेंट क्लास है वो, लेकिन हमने उसको भी डिपेंडेंट बनाया हुआ. हम खुद बच्चे को सिखाती हैं नहीं. टोटली इंडिपेंडेंट क्लास है वो मोंटेसरी भी. और सेम एज द स्टेजेस ऑफ ये डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस ऑफ रिजियो मिलिया एंड ऑफस्टेड. ठीक है? टू फोस्टर द चाइल्ड लाइक हिज पर्सनालिटी, यू हैव टू फॉलो दिस. ठीक है? नाउ these are the approaches where they used to think critically also. ठीक है? They used to have problem solving skills also. These two things are very important. Critical thinking, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो हम बच्चे को करने ही नहीं देते, हम खुद उसको फीड करते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग में भी हम बच्चे को कुछ सोचने नहीं देते. दोज आई कॉल्ड व्हाट आई कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. हम बच्चे को चैलेंजिंग क्वेश्चंस देते ही नहीं है. हम कहते हैं ये तो लेवल का बच्चा कर ही नहीं सकता. ठीक है? मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि वी वर एट अ स्टेज इनिशियली, आज से 10 साल पहले, कि जब टीचर हमें, जब हमारा लाइक हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमें कुछ कहते थे ना, ब्रिंग चेंज लाइक दैट, तो हम कहते थे ओ ये बच्चे तो कर ही नहीं सकते, ये लेवल ऑफ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग इज जीरो, इनको तो कुछ आता नहीं है, दे आर कमिंग फ्रॉम सच बैकग्राउंड, दे कांट डू एनीथिंग. नहीं, बिल्कुल गलत. दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू मोर देन योर थिंकिंग कैपेसिटी.
ठीक है, क्योंकि उनकी लर्निंग बहुत न्यू होती है और बहुत, हमारा तो माइंड इट्स फुल ऑफ so many things, na, hundred of things. Their mind is very fresh. They don't have all those things to think the way we are thinking. So these approaches are very easy to take out from their learning. ठीक है, participants should have this critical thinking, problem solving skills. आप जब उनको क्रिटिकल थिंकिंग देंगे वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है, और इनका यही चीज उनकी पर्सनालिटी में उनको इनकरेज करेगी, ठीक है, तो फॉस्टर देयर डेवलपमेंट. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मॉन्टेसरी सिस्टम को प्रॉपरली मॉन्टेसरी सिस्टम के साथ लेके चलें तो उसको पढ़ाने में भी मजा है और वो आपको बहुत ईजी लगेगा. नाउ okay, now what are the 7 areas of learning? Quickly I will do that. Basically जिसके ऊपर ये सारी वर्कशॉप है, 7 areas of learning. आपने अपना लेसन प्लान बनाते हुए ये 7 areas of learning को मस्ट अपने ज़हन में रखना है कि लेसन प्लान ऐसे डेवलप होता है, ठीक है. These are the major 7 areas of learning. आपके लर्निंग में देखिए 2 areas they are dividing. आपके सामने ये 7 areas of learning. They are dividing into 2 categories, prime area and specific area. अभी मुझे कोई ये बताएगा कि what is prime area और specific area, what is difference between prime and specific, कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है और किसके बगैर दूसरा जो है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है. Which area you think is important, prime area or specific area? प्लीज इसमें मुझे कोई आंसर करे. I won't debate. Prime area is more important. And do you think anything related to your your academics involved in it? Sorry? In prime area, do you think any academics involved in it? Academically, is there something in that? जी, प्राइम एरिया में बेसिकली जो हमारी स्किल्स हैं उन पे डिपेंड करता है, वो एकेडमिक में भी हो सकती हैं और उससे रिलेटेड. Yes, without prime area, exactly, totally agree. Without prime area, you cannot utilize their specific areas, education and development. अगर आपके बच्चे के अंदर PSED नहीं है, PD नहीं है, CL नहीं है, how you can develop their specific areas? Prime area is always interlinked with specific areas, and your specific areas are dependent on the prime areas of your attitude also and your child attitude also. Both of them include in that. It's not about the children also, about learner also. It's about you also. Now, PSED means personal, social, emotional development. It involves personal, social and emotional development. It means making relationship with others. If you are not making a good relationship with your learner, how come you expect your learner to have a good relationship with you or your peer or his or her peers in the classroom? Quietly not possible. Self-confidence and self-awareness. Self-confidence of yourself and self-awareness of your topic must be there. That will take out your child's self-confidence and awareness. ठीक है, सराउंडिंग्स की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑनरशिप, पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट मींस ऑनरशिप. ऑन करें चीजों को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने क्लासरूम्स को, अपने बच्चों को, अपने स्कूल को, ठीक है. एंड देन कम मैनेजिंग फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. आपको अपनी फीलिंग्स और बच्चे की भी फीलिंग्स और बिहेवियर्स को मैनेज करना है, ठीक है. It is common, they can hyper. If you can hyper, they can hyper also. आजकल के बच्चे वो नहीं है जो उस्ताद से उस तरह से डरते थे कि उस्ताद ने एक आवाज लगाई और बच्चे खामोश हो गए, या माँ बाप ने एक आवाज लगाई तो बच्चे खामोश हो गए. आप सब अगर माएँ हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, या आपके सराउंडिंग में आपके बहन भाइयों के बच्चे. इफ यू आर नॉट मैरिड, यू हैव दिस आइडिया वेरी क्लियर. देयर इज नथिंग लाइक दैट. आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं है, दे कैन आर्ग्यू विद यू ऑल्सो. और आपको उनके चैलेंजिंग क्वेश्चंस का जवाब देना है. इसलिए गिव देम चैलेंज क्वेश्चंस, गिव देम चैलेंजिंग क्वेश्चंस, कि वो आपसे ना पूछें, आप उनसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछें, ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू focus on this prime area, that is PSED, personal, social and emotional development, a good relationship with their confidence, awareness, managing feelings and behavior. Sometimes अगर कोई बच्चा काम नहीं करना चाहता, this is my answer to everyone.
from grade 1 to university, from nursery to university, playgroup to university. If any child is not willing to do any work, please give that child space. आप 5-10 मिनट के लिए उस बच्चे को बिल्कुल स्पेस दे दें. इस चीज को ना सोचे कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे या टीचर क्या कहेगा. वो काम जरूर करेगा, जबरदस्ती कराएंगे कभी भी नहीं करेगा. ये आप मुझसे लिखवा लें, वो बच्चा कभी काम नहीं करेगा जिसको आप जबरदस्ती कहेंगे पेंसिल उठा के ये चीज लिखो मेरे लिए, या बोर्ड पे जो भी लिखा है वो तुमने 10 मिनट में कंप्लीट करना है, कभी भी नहीं करेगा. गिव दैट चाइल्ड स्पेस. आप उस बच्चे को छोड़ दें थोड़े दिन के लिए. अच्छा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बाकी बच्चों को काम कराएं, उसके पास आके बैठे, उससे पूछें क्या बात है, व्हाई आर यू डिस्टर्ब. कोई घर की बात है, कोई स्कूल में आपको टीज कर रहा है, किसी घर की बात से परेशान है, लंच लेके आए हैं, भूख तो नहीं लगी. बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरी अपनी भतीजी के साथ ऐसी चीजें, वो है ऐसी थोड़ी सी जरा खाने पीने की शौकीन वाली है, ग्रेड 2 में पढ़ती है, लेकिन अगर उसको भूख लग जाए तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो फिर बैग से चोरी कर करके खाने लग जाती है, और समटाइम्स उसका लंच बैग में ही गिर जाता है. उसकी मदर सेम स्कूल में टीचर है, लेकिन ये होता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल 0 हो जाता है उस टाइम पे जब उसको भूख लगी होती है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नाश्ता नहीं करती और उसको जल्दी भूख लग जाती है. तो ये चीज अपने बच्चों के साथ किसी लेवल पर भी है करें. हम ग्रेड्स के लेवल पर भी है ना, तो हम तब भी ये चीज करते हैं कि अगर बच्चे को भूख लगी, ओके लीव योर वर्क राइट हियर. आपको पता है दिन में अगर आपको भूख लगी हुई है और नमाज का वक्त है, तो पहले हुक्म है कि अपने पेट को सैर करें, ताकि आप नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ सकें. तो फिर आप एक बच्चे से दुनियावी तालीम के लिए कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको एक जो है वो आपको आपकी हिसाब के मुताबिक आपको एक चीज करके देगा, जब आप उसको उसके लेवल पर नहीं छोड़े. तो ठीक है, उनकी उनके मैनेजिंग उनकी फीलिंग्स और बिहेवियर्स को प्लीज जरूर मद्देनजर रखें. कोई भी बच्चा बगैर किसी वजह के आपको एटीट्यूड या वो उस तरह की चीज नहीं दिखाता, या स्टबन नहीं होता क्लास में, या हाइपर एक्टिव नहीं होता. देयर आर रीजंस बिहाइंड इट, देयर आर ऑलवेज रीजंस बिहाइंड इट. Please have a good relationship with those children who create problems in the classroom rather than ignoring them. आप उनको इग्नोर ना करें, छोड़ें, ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है. और टीचर्स इस तरह के अल्फाज बच्चे के सामने, दूसरी क्लास के बच्चों के सामने, दूसरी टीचर्स के सामने भी यूज करते हैं. अपने बच्चों उन बच्चों को जरूर प्रोटेक्ट करें प्लीज. आप बच्चों की पर्सनैलिटी को रियून मत करें, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है. प्लीज डोंट रियून योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी. ये पेशा अगर बहुत आसान है तो बहुत मुश्किल भी है. ठीक है, ये पेशा मकाफाती अमल का पेशा भी हो सकता है. अपने बच्चों को उस तरह से ट्रीट करें जैसे आप अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि दूसरे टीचर्स आपके बच्चों को ट्रीट करें. ठीक है, कभी भी फीलिंग्स और बिहेवियर्स को इग्नोर मत कीजिएगा. ठीक है, पीडी मींस फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट शुड आल्सो इन्वॉल्व, वो हमने कितनी एक्टिविटीज शुरू में भी बताई हैं. स्टार्टिंग एक्टिविटीज में ऑटोमेटिकली आपका पीडी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें. फिर सीएल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, डेफिनेटली किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इज मस्ट इन दैट. ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है. और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है उसमें लिसनिंग एंड अटेंशन भी आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाता है, स्पीकिंग भी आ जाता है. कोई बच्चा अगर आप को सही तरह अटेंटिवली लिसन नहीं कर रहा, तो जरूर उससे पूछें कि क्या वजह, मे बी वो बच्चा नहीं सुन सक रहा या देख सही नहीं सक रहा. आप उस बच्चे को प्लीज आगे लेके आए, उस आगे बिठाएं, एक्स्ट्रा अटेंशन थोड़ी सी दे दें. जब आप अपनी क्लास की लिस्टिंग करेंगे ना, अभी जो मैं तरीका आपको बताऊंगी, उसमें से सिर्फ 4 या 5 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनको आपकी एफर्ट की जरूरत है, बाकी आपकी एफर्ट की किसी को जरूरत नहीं होगी. सिर्फ उन 4-5 बच्चों को आपकी एफर्ट की जरूरत होगी, और प्लीज उन्हीं पे एफर्ट लगाएं. देन कम्स टू द स्पेसिफिक एरियाज, लिटरेसी. अच्छा, लिटरेसी में मैंने 2 चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं की. आई थिंक हाउ आई मिस देम. वो चीजें अभी आप नोट कर लें, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड, क्योंकि पीछे था लिसनिंग एंड अटेंशन, तो मैंने शायद उस वजह से नहीं की कि सीएल में आपका लिसनिंग और स्पीकिंग आ जाता है. लेकिन ये मैं बड़े बच्चों के लिए बता रही हूँ, ग्रेड 1-2 ऑनवर्ड्स, कि जब आप लिटरेसी की बात करती हैं तो इट शुड बी योर पेपर, योर असेसमेंट शुड बी डिवाइड इन सच वे कि देयर शुड बी रीडिंग, देयर शुड बी राइटिंग, देयर शुड बी लिसनिंग एंड देयर शुड बी स्पीकिंग ऑल्सो. अब स्पीकिंग क्या है कि आपने ये नहीं करना, स्पीकिंग में आपने जो है वो उनको वो देना है, लाइक रीडिंग दे दें आप उनको. रीडिंग इज नॉट स्पीकिंग कि आप उनकी स्पीकिंग देख रहे हैं. स्पीकिंग, यू गिव देम अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग. तो अपने पेपर्स में, अपने असेसमेंट्स में एक छोटा सा पोर्शन जो है वो किसी टॉपिक के ऊपर भी रखें. जैसे आप छोटे बच्चे हैं तो उनको कोई पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे दें, दे विल डिस्क्राइब अबाउट दिस पिक्चर. बड़े बच्चे हैं तो उनको कोई एक फिगर दे दें, या छोटे बच्चे उनको कोई फिगर देते हैं, फिगर्स भी दे सकते हैं आप, पिक्चर्स भी दे सकते हैं आप, जो देना चाहे. डिफरेंशिएशन में
2-3 पिक्चर्स और फिगर्स दें, और जिसके ऊपर आपने बच्चे को 5 मिनट बुला के पूछना, उसके 5 मार्क्स या जिस तरह भी आप ग्रेडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उसका उस पे हिसाब रखें, और उनकी स्पीकिंग स्किल्स जरूर चेक करें कि हाउ वेल दे कैन स्पीक अबाउट समथिंग। इससे उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो लिटरेसी की उसमें पेपर में आपने रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग चारों पोर्शंस ऐड करने होते हैं। लिटरेसी कम्स इन योर उर्दू एंड लिटरेसी कम्स इन योर इंग्लिश, लिटरेसी कम्स इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, अरबिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी यही आएगा, उर्दू पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, चारों में आपका जो है वो लिटरेसी पार्ट इस तरह से इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर न्यूमरेसी में आपके नंबर्स, शेप, स्पेस, मेजर, इन चीजों पे आता है। U.W अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड विच इंक्लूड्स योर साइंस, सोशल स्टडीज, और आजकल पाकिस्तान में क्या है विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इमरान खान, एक और क्या है सब्जेक्ट, कोई बताएगा मुझे प्लीज? कुछ आमा के नाम से है शायद, आई इवन डोंट नो। साइंस को उन्होंने मैं कुछ नया नाम, मालूमाते आमा, मालूमाते आमा, यस, मालूमाते मालूमाते आमा। आमा। ठीक है ना, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड में आता है, क्योंकि उसमें आपके सारे वो टॉपिक्स होते हैं जो साइंस और सोशल स्टडीज से रिलेटेड होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, साइंस और सोशल स्टडीज की जो अलग अलग बुक थी वो खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ मालूमाते आमा ही है? बाद स्कूलों में वो भी पढ़ाई जाती है, साइंस और SST अलग भी पढ़ाया जाता है, अच्छा, लेकिन बाद स्कूल में जो है ना वो मालूमात आमा है और फिर उसके साथ इस्लामियात है। मालूमाते आमा और इस्लामियात है, यानी कि उसमें यस साइंस मैम। और सोशल स्टडीज सब इंक्लूड होता है। यस मैम, अस्सलामुअलैकुम। मालूमात आमा में होता है ये पाक स्टडी और साइंस, इन दोनों को मिक्स करके तो वो बुक बनाई गई है। अच्छा, अच्छा। अभी आजकल जो है ना इन्वायरमेंटल स्टडीज भी चल रहा है, जिसमें हाँ, साइंस और नहीं, सोशल स्टडी मिक्स हो गया है। हाँ वो इंग्लिश में है ना, बिल्कुल वो यही है, मालूमाती आमा ही है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज, साइंस, ये सब आपका UOW में आता है, जिसमें आपकी वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड कम्युनिकेशन सारा कुछ आ जाता है। इवन जनरल नॉलेज ऑल्सो, जो जनरल नॉलेज आप बच्चों को देती हैं वो भी इसी में आ जाता है। बाकी आपका पीछे इस्लामिक स्टडीज रह जाता है, वो तो आपका टोटली डिफरेंट कोर्स सब्जेक्ट आ जाता है। न्यूमरेसी इज टोटली डिफरेंट, वो मैंने यहाँ पे बता दी है। बेसिक जो आप 3 सब्जेक्ट है ना, वो आपके वो ये चीजें होती हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में। आपका लिटरेसी, जिसमें आपका इंग्लिश उर्दू दोनों आता है, न्यूमरेसी इज न्यूमरेसी, और UW में बाकी आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। इवन क्योंकि हम लोग इस्लामियात को भी उस तरीके से नहीं पढ़ाते, इफ यू आर टीचिंग अरबिक तो वो आपका लिटरेसी में आता है, क्योंकि अरबिक इज एन लैंग्वेज। ठीक है ना, अरबिक आपकी लैंग्वेज है, इज अ लैंग्वेज, तो वो आपका लिटरेसी में आता है। लेकिन अगर आप इस्लामियात पढ़ाते हैं तो इस्लामियात भी आपका UOW में ही आता है, क्योंकि इट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, वॉइस में क्वेश्चन कैसे करें मेंबर, आई डोंट नो डियर। मैंने आपको कहा है कि वो मुझे वॉइस मैसेज भेज दें मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेजेस कर दिएगा, मैं आपको वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर दूं, आंसर्स दे दूंगी। ठीक है ना बेटे? अच्छा, EAD, चौथी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज EAD। प्लीज अपने इन सारे स्पेसिफिक एरियाज के साथ एक अच्छा, कंप्यूटर भी आपका UOW में आता है, क्योंकि बाद स्कूलों में कंप्यूटर्स भी पढ़ाया जाता है ना? बास नहीं, आई थिंक मोस्टली स्कूल्स में पाकिस्तान में कंप्यूटर इज मस्ट फ्रॉम grade 1। सो कंप्यूटर ऑल्सो इंक्लूड इन द टेक्नोलॉजी, ये भी आपका UOW सेंटर में ही आता है। और फिर EAD, वट एवर द क्रिएटिविटी डू यू आर डूइंग विद योर areas or specific areas of development, that is called EAD. It's exploring and using media materials or being imaginative. So EAD तो ऑटोमेटिकली आपका उसके साथ इंडल्ज हो ही जाता है। ये आपकी सेकंड कैटेगरी आ जाती है जब आप डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज में आते हैं, तो EAD इज योर डिफरेंशिएटेड एक्टिविटी अमंग लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड UOW। ठीक है, तो ये हमारे डेवलपमेंट ऑफ एरियाज हैं, दीज आर कवर्ड। अच्छा जी, अभी जितना हमने सारा, दीज आर ऑल 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, मीडिया लिटरेसी, डिजिटल एंड प्रोजेक्टर्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, पर्सनल सोशल एंड डेवलपमेंट स्किल्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी ये आपकी 21st सेंचुरी स्किल्स है, और मोस्टली पाकिस्तान में ये स्किल्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है इन एवरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, बिग सेक्टर्स में भी, स्मॉल सेक्टर्स में भी, सब जगह पर यही 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल्स यूज हो रही है। एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हाई आई पुट दिस स्लाइड, इट्स ओके टू बी ओके। अपने बच्चों को ये समझाएं, इफ यू आर अ 50% चाइल्ड, ओके, इट्स ओके। आप शायद, मैं बहुत एग्जैजरेट नहीं कर रही इस बात को, लेकिन बिलीव मी, मैंने 30% और 40% बच्चे को भी 80% मार्क दिलाए हैं विद दिस एटीट्यूड। ठीक है, फोर्स करेंगे नहीं पढ़ेगा बच्चा,
प्लीज। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, वो बागी हो जाते हैं, वो साफ कहते थे हमने पढ़ना ही नहीं, जो करना है कर ले, वी डोंट वांट टू स्टडी। ठीक है, तो उसका बेस्ट तरीका यही है, इट्स ओके टू बी ओके। अपने प्यार से, तवज्जो से, विद ऑल दीज 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल्स, यू कैन ब्रिंग अ चाइल्ड टू अ गुड ग्रेड। ठीक है ना, अच्छे मार्क्स ले सकता है वो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, नाउ वील कम टू दी 4 C's ऑफ असेसमेंट। व्हाट आर द बेसिक असेसमेंट रूल्स? ठीक है, सॉरी, अब बेसिकली मैं आपको बता दूं असेसमेंट। ठीक है, दीज प्रोग्राम्स फॉर अर्ली लर्नर्स डेवलपमेंट, और दूसरे जाहिर बात है जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी यही है। अर्ली लर्नर्स का यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि अर्ली लर्नर्स से स्टार्ट करना है इसको? मोस्टली टीचर यूज टू से कि नहीं जी अर्ली लर्नर्स पर तो ये चीजें लाई ही नहीं करती, वो कैसे ये करेंगे, वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी तो थिंकिंग बहुत कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देयर थिंकिंग कैपेसिटी इज वे फार बेटर देन अस। ठीक है, 4 C's ऑफ असेसमेंट है। देयर शुड बी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्रिएटिविटी आपकी कैसे आ जाएगी? जब आप उसको कुछ क्रिएटिविटी वर्क देंगे, आप उसमें साइंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपकी लैब्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ये सारी चीजें आपकी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? जब आप जिस चीज को हम आउट ऑफ द बॉक्स सर्चिंग कहते हैं, जैसे आप लोग अपनी जिस तरह आप स्कूल्स में बहुत ज्यादा जो है वो अनसीन ही आता है। ठीक है, तो उसमें बच्चे दे आर यूजिंग देयर क्रिटिकल थिंकिंग, चाहे वो स्टोरी राइटिंग है, चाहे वो किसी ऐसे राइटिंग है या कुछ भी है, दैट इज इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग। कोलैबोरेशन असेसमेंट में, अगर आप डे टू डे असेसमेंट्स कर रही हैं, वीकली असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप कोलैबोरेटिव वर्क भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट वर्क यूज करते हैं। और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी असेस करना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया। आप बच्चों को इंग्लिश उर्दू और में जो है, इंग्लिश उर्दू की जो लिटरेसी है बेसिकली, उसमें आप उनको ऐसे इमेजेस और पिक्चर्स और ऐसी चीजें दे सकते हैं जिससे वो क्रिटिकली थिंक करें, उसको एनालाइज करें, और फिर उसके बारे में आपको कुछ भी वर्ड्स, कुछ भी थोड़े से वर्ड्स बोल के दिखाएं, और उसके उनकी बेसिस पे आप उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को जज कर सकते हैं। ट्राई टू गिव देम लो मार्क्स बिफोर, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई बच्चा कितना ज्यादा बोल रहा है। इंटेलिजेंट बच्चों से शुरू करें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चा इसको कितने, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हाई अचीवर, जिसको आप हाई अचीवर समझते हैं, वो रट्टा लगा के हाई अचीवर होते हैं। जब क्रिटिकल थिंकिंग पे या कम्युनिकेशन पे बात आती है तो वो बच्चा उस तरीके से बात नहीं कर सकता। जितना आपका एक लो अचीवर बच्चा होगा, वो आपको कोई चीज इतनी जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि आप सोचेंगे कि यार वाह क्या एक बात है, इसने कैसे एक्सप्लेन किया। तो हमेशा हाई अचीवर से शुरू करें, ताकि आपको पता चले कि वो बच्चा कितना बोल रहा है। ठीक है, और एकदम से ज्यादा मार्क्स नहीं देने, एक रफ पेपर पे मार्क्स बनाए, और जो भी आपकी ग्रेडिंग का सिस्टम है लेटर ऑन एलेबरेटेड। ठीक है, फिर मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज की असेसमेंट में 4 चीजों को आपने मस्ट रखना है, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, वेयर इज माइक ऑप्शन, इट्स इन द कॉर्नर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हियर, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। है ना, आप मोबाइल और लैपटॉप साथ ले जाएं, आप उनको खाना दे देना, बस थोड़ी सी रहती है, आप इस तरह कीजिएगा कि बाकी आप उसमें रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, फिर यही हो सकता है। ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज अभी 10 मिनट की रहती है, बस 10 मिनट की। लैंग्वेज असेसमेंट में आपकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स आती हैं, ये सारा आपका उसमें ही आ जाता है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको। अच्छा जी, अब आगे हमारी टाइप्स ऑफ असेसमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारी डे टू डे असेसमेंट्स आती हैं, उसमें हमारे एनेक्डोटल नोट्स आती हैं, क्विजेज आती हैं, वर्कशीट्स आती हैं। वर्कशीट्स में हमारी 2 कैटेगरीज होती हैं, इंडिपेंडेंट वर्कशीट और सपोर्टिव वर्कशीट। प्रोजेक्ट्स आती हैं, गाइडेड रीडिंग आती है, वर्क ऑफ आर्ट एंड डिजाइन आता है, लैब रिजल्ट्स आते हैं, होम टास्क आती है, छोटा टू एंड टेल एक्टिविटी आती है। दीज आर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आप बच्चों की डे टू डे बनाते हैं, और कोशिश करें कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के रिकॉर्ड भी जरूर रखें। हमारी कंट्री में हम जी समेटिव असेसमेंट पे ही बच्चे को पास और फेल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इसके लिए मेरे पास पूरा एक गो थ्रू एक प्लेटफॉर्म है, वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही तो। फिर समेटिव असेसमेंट आ जाती है, फाइनल असेसमेंट, मिड टर्म चेक पॉइंट्स, फाइनल प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स, ये सारी आपकी समेटिव असेसमेंट आती है, जिसमें मोस्टली पाकिस्तान में तकरीबन हर स्कूल समेटिव असेसमेंट को ही जज करता हुआ बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता है।
ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम समेटिव असेसमेंट पर रिपोर्टिंग नहीं करते, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पर रिपोर्टिंग करते हैं। देन फिर आ जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ प्री टेस्ट। जब आपके पास बच्चा नई क्लास में आता है तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूर लिया करें, ताकि पिछली क्लास से वो क्या सीख कर आया है। और KWL और KWHL चार्ट के बारे में भी काफी लोगों को पता होगा, ये आप अपनी डे टू डे रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। सीनियर बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। मेरे पास तो ग्रेड 1 के बच्चे, पाकिस्तान की बात बता रही हूँ आपको, पाकिस्तान में ग्रेड 1 के बच्चे अपना KWL चार्ट खुद फिल करते थे, ठीक है। व्हाट दे नो, व्हाट दे वांटेड टू नो एंड व्हाट दे हैव लर्नड, ठीक है, ये चार्ट वो लोग खुद फिल करते थे, ठीक है। उसमें KWL में नो, ठीक है, व्हाट दे नो, व्हाट दे वांटेड टू नो एंड व्हाट दे हैव लर्न, KWL। और KWHL में ये होता है कि व्हाट दे नो, व्हाट दे वांटेड टू नो, हाउ दे हैव लर्न एंड व्हाट दे हैव लर्न। तीनों चीजें आ जाती हैं। हाउ भी आ जाता है ना, समटाइम्स टीचर ने उनको हेल्प किया, समटाइम्स उनकी अपनी लर्निंग है, समटाइम्स कोई टेक्नोलॉजी लर्निंग है, तो वो भी लिख लेती हैं। ये हायर लेवल के लिए है और एडवांस उसमें सिस्टम में आता है। अदरवाइज KWL चार्ट जो है वो इज वेरी कॉमन, और ये मैंने यूज किया है 5 साल पहले। जी जी मैम, ये जो आपने पोर्टफोलियो वाली बात की है, जो पोर्टफोलियो जो लास्ट मतलब पोर्टफोलियो को ऐसे जरूरी तो नहीं है कि अर्ली लर्निंग का, वो तो किसी भी स्टैंडर्ड में हम यूज कर सकते हैं ना पोर्टफोलियो। जी बेटे, सॉरी मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मैम पोर्टफोलियोज, मैं कह रही हूँ कि पोर्टफोलियोज जो है हम अर्ली लर्निंग के लिए, मैंने अभी रिसेंटली मैंने पोर्टफोलियो, हाँ उनकी आवाज ही बंद होगी, शायद डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो जो KWL पेजेस चार्ट, बना के पूरा आपने वो तैयार कर लेते हैं मेल पे, पूरा आपने डिस्क्रिप्शन उसकी हर सब्जेक्ट की लेके, और फिर उसको हम आगे हेड को अपनी जो है क्या नाम है मेल कर देते हैं। क्या ये सही है? पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है? नहीं पोर्टफोलियो कौन बना रहा है, ये तो मैं सारी वो बातें कर रही हूँ जो बच्चों ने बनानी है, इसमें टीचर का कोई काम नहीं है। नहीं ना मैम, यहाँ पे बच्चे नहीं बना रहे ना, यहाँ हम अर्ली लर्निंग का तो यहाँ हम बना रहे हैं। मैंने अभी वो रिसेंटली अभी पोर्टफोलियो नहीं बनाया होते है डियर, 2 दिन में। वो जो आप बात कर रही है ना, उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहती हैं। जो आप कह रही है ना कि बच्चे की एक पूरी आपने बतानी है कि बच्चा लर्निंग के किस लेवल पर है, किस स्टेज पर है और किस तरह से लर्न कर रहा है, यही बात कर रही है ना आप। जी मैम। हाँ, दीज आर कॉल्ड एनेक्डोटल नोट्स। मिस स्पेलिंग बताएंगी आप? ये ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, एनेक्डोटल नोट्स, जी 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 मैम, देखिए, ठीक थैंक है। यू मैम। फॉर्मेटिव जी असेसमेंट में सबसे पहली चीज लिखी हुई है एनेक्डोटल नोट्स। जी अभी भी आई हैव रेड अ कमेंट कि बहुत ब्रीफ वर्कशॉप है, लेकिन यकीन करें कि ब्रीफ नहीं है। ये अभी मैं करना चाहूँ तो शायद मैं हफ्ते लगा दूं आपको इन सारी चीजों को समझाने में, तो मैम, इट्स नॉट। लेकिन बहुत कुछ सीखने को लेकिन मिल मैंने रहा है बहुत ना, कोशिश बहुत की कुछ, है कि मैं एक आपको मैंने बहुत नहीं कुछ पढ़ा समझा ये। सकूं। अच्छा, मैम मैंने नहीं पढ़ा ये, मैं बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस, फॉर्मेटिव असेसमेंट, किसी ने रिप्लाई भी कर दिया, यस, बेस्ट वे टू असेस योर चाइल्ड इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट में बच्चा पागल कर देते हैं हम लोग। बोलो ये साफी को सबीना आ जाए, सबीना ये पैसे ले आओ से। प्लीज म्यूट योर माइक हाँ, डियर, जल्दी जाओ, प्लीज म्यूट योर माइक जल्दी डियर। जाओ। हेलो, म्यूट योर माइक्स डियर, मेरा स्क्रीन कहीं चली गई। ठीक है, अच्छा मैं क्या बात कर रही थी कि पोर्टफोलियोज, सॉरी पोर्टफोलियोज क्या, सबमिटिव असेसमेंट जो आप पेपर बनाते हैं, पूरा प्रोसीजर करते हैं, वो हम साल में सिर्फ एक दफा करते हैं, पेपर एंड पेन टेस्ट। पूरे साल में हमारी सिर्फ एक सबमिटिव असेसमेंट होती है। अदरवाइज ऑन दीज 8 to 9 बेसिस वी जज अ चाइल्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है वो हम आइदर वी यूज टू टेक विद एवरी टॉपिक और वीकली। उसमें क्या होता है, फिर बहुत लंबी वर्कशॉप हो जाएगी। खैर चलें, सम अदर टाइम आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस एनेक्डोटल। अब मैं इंशाल्लाह ताला एक वर्कशॉप करूंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ असेसमेंट समझाऊंगी कि हाउ टू टेक एन असेसमेंट, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारी 3 चीजें हो गई। उसमें सबसे इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव और हर तरह से इफेक्टिव इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अपने स्कूल्स को ये समझाएं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बेहतर है। समेटिव असेसमेंट में हर 3 महीने बाद आप पेपर लेती हैं, चेक पॉइंट्स लेती हैं, मिड टर्म लेती हैं, इतना इतना पेपर जाया करती हैं। दुबई UAE इज अ पेपर फ्री जोन, यहाँ पर हम कोई भी काम पेपर पे नहीं करते।
जीरो पेपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए यहाँ पे। सिर्फ वर्कशीट्स की मद में हम पेपर इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने जो हमने रिसोर्सेज बनाने होती हैं और उनको भी हम लेमिनेटेड करा के रख लेते हैं, हम दोबारा नहीं बनाते। मैं पिछले 4 साल से वही रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ। हाँ, कुछ नई चीज आती है तो मैं उसको ऐड करती हूँ, अदरवाइज ऑल माई रिसोर्सेज आर वेरी गुड। मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको भेजूंगी, एक्चुअली मेरा इसका कैमरा काम नहीं कर रहा, अदरवाइज आई विल शो यू माई रिसोर्सेज। वो पिछले 4 साल से वैसे के वैसे ही है, नए बिल्कुल परफेक्टली, हम उनको लेमिनेट कर लेते हैं। मेरे पास अपनी लेमिनेशन मशीन है। स्कूल हर चीज करके नहीं देता, यहाँ पर भी स्कूल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में है। बिलीव मी, बहुत कम स्कूल ऐसे हैं, बहुत हायर लेवल के स्कूल्स हैं जो 10-10, 20-20 हजार दरम बच्चों से ले रहे हैं, वो करके देते हैं। जो 1000 दरम फीस ले रहा है वो नहीं करता। उनमें भी आधे से ज्यादा काम हमें अपनी जेब से ही करने पड़ते हैं। मेरे पास अपना प्रिंटर है, अपनी लेमिनेशन मशीन है, मैं ज्यादातर अपना काम अपनी ऑन पर ही करती हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सिखाना और पढ़ाना ना, वो मेरी मर्जी है मैं एक टॉपिक को कितना ब्रीफ करूँ। ठीक है, तो ये चीज होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड हाउ वी कैन टेक फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के जो है मेजर पार्ट्स होते हैं। आप इस तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो है वो ले सकते हैं। उनमें आपके माइंड मैप्स आती हैं, एंट्री स्लिप्स, रिकैप्स आती हैं, थिंक पेयर एंड शेयर, इमोजी असेसमेंट, डिड यू नो Excuse क्वेश्चन me, एंड ma'am. आंसर। जी जी जी। Sorry to cut you, but ma'am, when will you send the recordings? ये रिकॉर्डिंग्स अभी पता नहीं, मैं देखती हूँ डाउनलोड किस तरह हुई है, फिर ये अपलोड होंगी, फिर मैं आपको शेयर करूंगी। Okay, ma'am. Kindly send it. जी 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 जी, डेफिनेटली आई विल शेयर। Okay, thank you so much. Welcome. Yes, yes, I will give you assessment worksheet because it is very elaborative task. तो ये भी मैं जरूर इंशाल्लाह जल्दी करूंगी। अच्छा, इसमें आप फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में ना आपने जो एलिमेंट्स देखनी होती है ना, वो गैप्स है, आइडेंटिफाइंग द गैप्स, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग प्रोग्रेशन और फीडबैक। गैप्स क्या है? आपकी और स्टूडेंट कनेक्टिविटी में और स्टूडेंट और पीयर्स की कनेक्टिविटी में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर तरह के सवाल का जवाब आप उनको दें और वो आपसे करें। दिस इज एक्चुअली लर्निंग। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, आपने हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट देखनी है कि वो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है क्लास के अंदर। लर्निंग प्रोग्रेशन देखनी है, डे टू डे लर्निंग, आज उसकी लर्निंग कैसी है, कल उसकी लर्निंग कैसी है, ये भी होना चाहिए। तो वही दे दूँ। सुनाओ जल्दी। यस, बिल्कुल। सुमेरा, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक डियर। Okay, ma'am. मेरा Sorry. शुएब, इट्स ओके। ठीक है, लर्निंग प्रोग्रेशन भी होनी चाहिए। लर्निंग प्रोग्रेशन आपकी यही है। जी सुमेरा, कुछ पूछना चाहती हैं? अच्छा, लर्निंग प्रोग्रेशन आपकी यही है कि बच्चा किस किस फेज से गुजर कर आप तक आपको एक अच्छी प्रोग्रेसिव लर्निंग दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो प्लीज आपने उस रिपोर्ट में उसको क्लियरली मेंशन करना है। एक काम अगर बच्चा आपकी सपोर्ट से कर रहा है तो आप कभी ये नहीं लिख सकते वहां पर कि ही और शी हैज डन वर्क इंडिपेंडेंटली। प्लीज ये मत किया करें। इफ ही हैज डन वर्क विद योर सपोर्ट, राइट इट ओवर देयर। ये नोट्स लिखा करें बच्चे के काम के ऊपर। हम लोग नहीं लिखते, हम चेक करते हैं, बड़ा सा स्टार बनाया, गुड बनाया एंड दैट्स इट। पेरेंट्स कहते हैं ओह वाह वाह वाह, आज तो मेरे बच्चे ने सारा काम खुद किया। बेसिकली बाय द बैक एंड पे वो टीचर की हेल्प से करके आया। वहां लिखा करें प्लीज, ये नोट्स लिखा करें छोटे छोटे। ये होती है, ये असेसमेंट का हिस्सा है। ठीक है, वहीं पे चेक पॉइंट लिख के भेजें। आप भी पेरेंट्स को भी जवाब दें, और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, ताकि वो भी उसके ऊपर एफर्ट करें। यहाँ हम क्लियरली लिखते हैं the work has done with the teacher's support or help, and if the child has done work independently then remarks them good, star, excellent, wow, wonderful, ये चीजें नहीं देते। The child has done work independently, he knows the concept, he understands the concept is clear to the child। ठीक है, दिस इज दी असेसमेंट बेस। जब आपने वो असेसमेंट भी दी, उस असेसमेंट की बेस पे आप बहुत इजीली अपने जो है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को फिल कर सकते हैं। फिर फीडबैक आपको ऑटोमेटिकली देयर एंड देन मिल जाता है बच्चे से। ओके, लेसन प्लान। अब ये लेसन प्लान है। लेसन प्लान में मैं आपको बहुत इतना ब्रीफली डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती। 3 चीजें आप नोट कर लें। आज आपने जब भी अपनी क्लास में जाएं, जो भी आपके बच्चे हैं, प्लीज बैठ के, ये मुझे लाजमी चाहिए हर टीचर ने, ठीक है, आपके अपने लिए, मेरे लिए नहीं है, सॉरी, मुझे नहीं चाहिए, ये आपके अपने लिए।
आपने अपने बच्चों की लिस्टिंग करनी है। एमर्जिंग, एक्सपेक्टिंग, एक्सीडिंग मुश्किल टर्म्स है, इसको ऐसे समझ लीजिए, HA, MA, LA। HA मीन्स हाई अचीवर, MA मीन्स मिडिल अचीवर, LA मीन्स लो अचीवर। ठीक है, आपने अपने बच्चे को देखना है। HA को आपकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट काम करने वाला होगा। हर क्लास में 5 से 6 HA लाजमी होती हैं। MA में आपकी जो है ना तकरीबन हाफ ऑफ द क्लासरूम कम्स इन MA। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग 25 चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम, तो आपके जो 5 से 6 बच्चे हैं वो HA में आते हैं, और 5 से 6 बच्चे ये आपकी LA में आते हैं। बाकी सारे बच्चे आपकी MA में लाए करते हैं, जिनको समझ आता भी है और नहीं भी आता, जिनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है और वो समझ आती है, जो आपसे भी सीख सकते हैं और अपने पीर से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन फिर आते हैं LA बच्चे, लो अचीवर्स, जिनको कुछ समझ नहीं आता। 100 इश्यूज हो सकती हैं उनके साथ, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी इशू हो सकता है उनके साथ। रिटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम नहीं हो सकती, टू मच एक्टिवनेस हो सकती है उनमें, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। वो बच्चे लो अचीवर्स होते हैं, वो 5 से 6 बच्चे ही होते हैं बेटे, इससे ज्यादा नहीं होते। आज बैठ के आराम से अपनी क्लास की एक लिस्ट बनाइएगा और देखिएगा कि आपके बच्चे कहाँ लाए करते हैं और आपकी क्लास में कितने बच्चे, और मुझे सिर्फ नंबर जरूर दीजिएगा कि मेरी क्लास में इतनी अच्छी है, इतनी MA है, इतनी LA है, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए फिर ये बच्चे हैं जिनको आपका फोकस की जरूरत है। ठीक है, अच्छा ये हो गया लेसन प्लान। लेसन प्लान में आपने जो है वो फिर फर्ज करें, मैं लिटरेसी का लेसन प्लान आपको बता रही हूँ, तो लिटरेसी में अगर एक स्टोरी है, उसका टॉपिक आ गया, डेट आ गया, ग्रेड सेक्शन आ गया, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, बॉयज एंड गर्ल्स आ गया, टीचर आ गया, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितनी चीजें इसमें से लिखना चाहती हैं, कितनी नहीं। जरूरी है कि कोशिश करें लिख लें, क्योंकि आपको जब असेसमेंट बनाने में ये चीजें बहुत काम आती हैं। फिर आ गया आपका व्हाट आर वी लर्निंग टुडे। टॉपिक तो थ्री बिली गोट्स ग्राफ है, व्हाट इज द टॉपिक भी लिटरेसी में से, इट्स अ स्टोरी, बट व्हाट वी आर लर्निंग इन दैट स्टोरी। ठीक है, फिर वो आ जाएगा लर्निंग आउटकम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग आउटकम्स आपने जरूर रखनी है। लर्निंग आउटकम्स के बाद आपको सक्सेस क्राइटेरिया क्या मिलेगा। लर्निंग आउटकम्स वो है, आप सबको पता होगा, लर्निंग आउटकम्स आप लिखते होंगे कि जो टॉपिक आप पढ़ा रही हैं इसके क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, इस टॉपिक में से आपको क्या चीज बच्चे देंगे, या आप क्या चाहते हैं, आपका क्या लर्निंग आउटकम है टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। यू वांट देम टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, ठीक है, बाय गिविंग आस्किंग देम ओपन एंड एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर अगर आपने उनके लिए कोई एक्टिविटी प्रिपेयर की हुई है तो आप वो लिखेंगे। अदरवाइज जो आपके सीनियर बच्चे हैं, आप ये लिख सकते हैं, दे आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस, दे आर गोइंग टू रीड आउट द स्टोरी, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम यू। ठीक है, लर्नर्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, learner will be able to answer the write the difficult meanings from the chapter. Learners will be able to write the sentences from the difficult words. ठीक है, ये आपके लर्निंग आउटकम्स है फॉर हायर ग्रेड्स में बता रही हूँ। और फिर सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा। सक्सेस क्राइटेरिया ये होगा कि यू आर गोइंग टू जज दैट व्हाट यू हैव अर्नड फ्रॉम दैट लर्निंग। योर उसमें आप लिखेंगे योर स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर। ठीक है, और हाफ ऑफ द क्लास इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन। few of the learners will able to answer the open ended questions. All of the students are able to answer and write the meanings or few of the meanings, or they are able to write the sentences also. So this is the success criteria. ठीक है, then previous knowledge, if you have done any previous story or any previous topic, तो वो भी आप इसमें शामिल करते हैं, उसमें आपका प्रीवियस नॉलेज आ जाता है। यू स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रीवियस नॉलेज। और अगर आपने स्टोरी पहले से एक्सप्लेन कर दी है बच्चों को, तो फिर आप उनसे पूछती हैं कि व्हाट इज द स्टोरी, और रिकॉल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, और कितने स्टोरी में कैरेक्टर्स थे। प्लीज जब भी क्लास में आप टॉपिक शुरू करते हैं, स्पेशली लिटरेसी या साइंस या जो भी टॉपिक शुरू करते हैं, वेदर इट इज इन इंग्लिश, एक दिन जो है ना सिर्फ उसकी रीडिंग का रखा करें। ऑल ऑफ अस रीडिंग हम क्या करते हैं, हम पहले सारा काम कराते हैं, आखिर में जब 10 मिनट हमारे पास बचते हैं तो वही चलते चले जी, ओके ओपन द बुक्स, नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग। रॉन्ग, क्रॉस, फर्स्ट डू द रीडिंग। और रीडिंग से भी बेहतर है टेल देम टू क्लोज द बुक्स। बुक्स बिल्कुल बंद हो बच्चों के सामने। आपने लिटरेसी क्लास लेनी है, आप कहें जी आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट द टॉपिक। आप खुद से वो स्टोरी सुनाएं। हमारा मसला क्या है, हम पढ़ के जाते ही नहीं है। लेसन प्लान तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें लिखती हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने लेसन प्लान में कराना क्या। हम खुद नहीं पढ़ते अपना लेसन प्लान।
ठीक है ना। तो आपने उस स्टोरी के ऊपर, उस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम करके जाना है। उन बच्चों को वो स्टोरी खुद सुनाएं, उन बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले से बताएं। अगर आप यूडब्ल्यू के टॉपिक्स ले रही हैं, जो कि मैंने आपको बताया, उसमें काफी चीजें आ जाती हैं। उसमें आपका साइंस, कंप्यूटर, सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज, साइंस सब कुछ आ जाता है। अगर आपके पास वो टॉपिक्स हैं तो उनको इंटर रिलेट करें अपने पिछले टॉपिक्स के साथ, और बच्चों से ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, आपके उस 10 मिनट के डिस्कशन में बच्चे सब कुछ समझ जाएंगे। फिर आप आराम से बुक खोलें, उनको कहें ओके दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम आवर बुक्स टुडे, दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम आवर बुक्स टुडे, लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट दिस। बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके होंगे अपने उस 10 मिनट की कन्वर्सेशन में, जो आपने प्री नॉलेज किया है। बहुत सारे वर्ड्स जब बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे उनको ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स आते होंगे। ये आपके लिए इजी हो जाएगा। पूरा दिन आपने एक जो टॉपिक का स्टार्ट है ना, वो आपने इस तरह से रखना है। जब नेक्स्ट डे आप बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, और वो भी आपको बच्चे की कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद उसका आंसर दे सकते हैं। आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होंगे, आप उनको हेल्प कर दें, बच्चे खुद लिखें। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें करें। एमईपी जरूर होना चाहिए, एक मॉरल वैल्यू डेली जरूर बताया करें। अच्छा, फिर उसके बाद मोस्टली हम तो ये चीज करती हैं कि हम लोग ये चीज लिखते हैं अपने उसमें, अगर हमारे पास कोई एसटी चाइल्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरे पास एक सेन चाइल्ड था, एक स्पेशल डेवलपमेंट चाइल्ड है, और उसके लिए मैंने उस एक्टिविटी को कैसे प्रिपेयर किया है। ठीक है, उसके साथ में अलग बैठती थी, वो एडीएचडी चाइल्ड था, ऑटिस्टिक चाइल्ड था, और सेन भी था। ठीक है, इसमें सब चीजें थी। तो मैं उस बच्चे के साथ अकेली बैठती थी, फिर आराम से जब सारा डिस्कस कर लिया, तब तक मैं उसको कोई और एक्टिविटी दे देती थी जो पिछली एक्टिविटी होती थी। वो कुछ भी पिछला कर सकता है। बड़े बच्चों में यूजुअली नहीं होता, लेकिन बड़े बच्चों में भी ग्रेड 5 तक एडीएचडी चाइल्ड होते हैं। वोकैबुलरी पहले से इंट्रोड्यूस कराया करें। वोकैबुलरी बेशक आप बोर्ड पे लिख दिया करें, जब आप उनको प्री टॉपिक दे रहे हैं उसके साथ साथ डिफिकल्ट वोकैबुलरी जो आपने उस टॉपिक में यूज करनी है उसको जरूर बोर्ड पे लिखा करें। अगर आपकी क्लास में कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसके बारे में भी लिखें। क्रॉस करिकुलर लिंक आपका क्या बनता है वो आप जरूर लिखें, क्योंकि क्रॉस करिकुलर लिंक में 3 चीजें तो मस्ट आएंगी आपकी। आपका पीएससीडी आएगा, आपका पीडी आएगा, और आपका सीएल भी आएगा। ठीक है, सीएल में आप यूजुअली ये लिखते हैं कि हमने वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू वोकैबुलरी अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, पीएससीडी में आपने बताना है कि ग्रुप एक्टिविटीज हैं और पर्सनल सोशल डेवलपमेंट इनकी कैसी हो रही है, और इनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है उसमें। डेफिनेटली इफ दे आर यूजिंग एनी मोटर और फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, तो वो इसी में आ जाता है। ठीक है, ईएडी जरूर एक रखा करें, एक आर्ट एंड क्राफ्ट जरूर अपने टॉपिक्स में रखा करें बच्चों के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, स्टार्टर एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है। रिसोर्सेज आप वही लिखेंगे, आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर्स हैं, बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, वर्कशीट्स हैं, रिकॉर्डिंग शीट्स हैं। रिकॉर्डिंग शीट्स आपके लिए होती हैं, और जिसमें आपकी एनेक्डोटल शीट भी आ जाती है। ठीक है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को आप कर रही हैं, ये सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी ये आपकी रिसोर्सेज में आ जाती है। स्टार्टर एक्टिविटी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है कि आपने स्टार्टर एक्टिविटी ऐसे रखनी है कि आपने खुद से बुक बंद करा के बच्चों को चीज एक्सप्लेन करनी है कि आप आज के दिन में बच्चों को क्लास में किस चीज के बारे में बता रहे हैं, उसकी उनको प्रीवियस नॉलेज क्या थी, और उनकी न्यू नॉलेज उसमें क्या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर आपकी जो है डिफरेंशिएशन आ जाती है। डिफरेंशिएशन में जो है ना आपकी, वो आपकी जो है मैंने आपको बताया था कि ना स्टैटिक जो आपकी स्किल्स हैं वो आ जाती हैं, मोटर स्किल्स उसमें डेवलप हो जाती है। इफ यू आर यूजिंग एनी मोटर स्किल्स इन दैट एक्टिविटी, इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं, ग्रुप के थ्रू जो बच्चे काम करते हैं। ठीक है, और सॉर्टिंग आ जाती है, आइडेंटिफाइंग आ जाती है। आप ये एक्टिविटीज रखते हैं क्लासरूम में। अगर आप कोई स्टोरी करा रहे हैं तो उसमें भी, साइंस करा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट बच्चों की उन चीजों के साथ जरूर रखा करें। लिंग्विस्टिक स्किल्स डेफिनेटली, वोकैबुलरी स्किल्स आ जाती हैं आपकी। ठीक है, स्पेशल स्किल्स जो होती हैं वो आपकी फिजिकल मूवमेंट्स आ जाती हैं। वार्म अप एक्सरसाइजेज आप क्लास के में उनको, मैंने आपको जैसे बताया 5 मिनट्स की वार्म अप एक्सरसाइजेज आर मस्ट इन द क्लासरूम। एवरी टीचर, नॉट फॉर द क्लास टीचर इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे, हर टीचर जो क्लास में पहले आएगी वो वार्म अप एक्टिविटी लाजमी कराएगी, चाहे वो कुछ भी वार्म अप एक्टिविटी हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज आ जाती है। फिर आपने जो भी उस दिन का टॉपिक होता है, जिस तरह भी उनको काम कराना, आइदर वो आपने रीडिंग तो करा दी, आपका 10 से ज्यादा दिन इन्हीं चीजों में गुजर जाएगा। एक्टिविटीज कराएं, उससे रिलेटेड बच्चों के कहीं कुछ ड्रॉ कर लें, इन करेक्टर्स को ड्रॉ कर लें। सोलर सिस्टम करा रहे हैं तो सोलर सिस्टम को ड्रॉ कर लें। कुछ भी आप इस तरह की चीज करा रहे हैं, जर्मिनेशन करा रहे हैं तो प्लांट को ड्रॉ कर लें। लेकिन वो पहला दिन आपने उनको सिर्फ समझाना, और उनकी ईएडी, उनको जो है वो इंटरपर्सनल लर्निंग स्किल्स के थ्रू उनकी ये चीजें निकालनी है। ठीक है, एक सेकंड बस चेक मुझे दे दें। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपकी आ जाती है, ठीक है, फिर एक्टिविटीज आ गई, आपकी स्किल्स आ गई। अच्छा,
नेक्स्ट फिर आपने जैसे भी आपने अपनी आपके उस दिन का आपका है स्केड्यूल, आपने उस हिसाब से उसको डिजाइन करना है। आपने जो है वो एक माइंड सेट जरूर बनाना है अपने लिए कि आप एक इमर्जिंग स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि एक MA से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट एक MA से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आप एक एक्सीडिंग स्टूडेंट एक HA से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। प्लीज इसको माइंड में जरूर रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप एक डल बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको हर चीज एक्यूरेट एक अच्छे बच्चे जैसा करके दिखाए। प्लीज ये एक्सपेक्टेशंस मत रखें। वो जितना कर रहे हैं उसको उसी पे इनकरेज करें। ठीक है, वो खुद आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। ये ना सोचे कि उसकी लर्निंग वहीं स्टॉप होगी, कभी भी नहीं। वो हमेशा, बच्चे दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं, वो जरूर मोटिवेट होगा और सीखेगा कि मैं इसको कैसे करूं। मेरे पास एक बहुत मैथ्स में बिल्कुल निल बच्ची थी, बिल्कुल निल, मतलब मैं, उसके फादर भी टीचर थे और मुझे उसको समझ ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता था कि उसको समझ क्यों नहीं आता। हमने एक टॉपिक लिया, आई डोंट रिमेम्बर, डिवीजन के ऊपर था, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप खुद इस क्वेश्चन को प्रोलॉन्ग करते जाएं और इस बार क्वेश्चन को डबल क्वेश्चन करें। यू वॉन्ट बिलीव कि उस बच्ची ने 3 शीट्स उसके साथ अटैच की, जिसको डिवीजन क्या एडिशन भी समझ नहीं आती थी। मैम ये EM और EXP इसका एब्रीविएशन है प्लीज? ये इमर्जिंग, एक्सपेक्टिंग एंड एक्सीडिंग। इमर्जिंग आपके LA स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके लो अचीवर्स होते हैं। ठीक है, इमर्जिंग आर योर लो अचीवर्स, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, इमर्जिंग आर योर लो अचीवर्स, एक्सपेक्टिंग आर योर मिडिल अचीवर्स, एंड एक्सीडिंग आर योर हाई अचीवर्स, जो आपके कहने से पहले ही सारा काम कर लेती हैं। ठीक है ना? थैंक यू। ठीक है, तो एक्सीडिंग बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है, एक्सपेक्टिंग बच्चों को उनके पीयर्स ही हेल्प कर देंगे। आपकी जरूरत है इमर्जिंग बच्चों को। ठीक है ना? और उनकी एक्टिविटीज को भी उतना ही शॉर्ट रखा करें जितना वो हजम कर सकें। ऑलराइट, जी ओके, थैंक यू। ठीक है ना? अच्छा जी, फिर एंड पे आ जाती है आपकी प्लेनरी। प्लेनरी इज बेसिकली ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। आप जब क्लास एंड कर रही हैं, प्लीज प्लेनरी के क्वेश्चन जरूर रखिए, उसमें आपका रिकैप ऑफ द लेसन भी आ जाता है, और उसमें जो है आप मजे से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे आपको ओपन एंड एंडेड क्वेश्चन सारे बता देते हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस रीड करके बताती हूँ तो आपको आइडिया होगा कि ये हम ये 4 इयर्स के बच्चे के क्वेश्चन है एंड दे आंसर देम। ठीक है, हाउ मेनी गोट्स वर इन द स्टोरी। अच्छा, मैं आप क्वेश्चन रीड करती हूँ और आप, क्योंकि अभी एंड ऑफ द सेशन है, आप मुझे बताएंगे कि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी गोट्स वर इन द स्टोरी, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। फ्रॉम होम डिड दे हैव टू बी केयरफुल, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। Close-ended. Yeah, it's also a close ended because it is already described in the LA stands for low achievers, MA stands for middle achievers, HA stand for high achievers. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, आप साथ साथ आंसर भी करें तो मैं चैट बॉक्स भी सामने ही ओपन कर लेती हूँ, मैं यहीं से भी देख लेती हूँ। यस, क्लोज एंडेड। व्हाई डू दे वांट टू क्रॉस द ब्रिज, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड? Close-ended. क्लोज एंडेड। हु लिव्ड अंडर द ब्रिज? क्लोज एंडेड। Very good. Which Billy Goat Gruff went first? Open-ended. Naina. Which Billy Goat Gruff went first? It's in the story. Close-ended, ma'am. Dear. Close-ended. Why did the troll say when he could hear them coming over the bridge? What did the troll say? It's also a close-ended question. How did the small gruff and medium escape from the troll? It's a what did the biggest Close goat ended. the troll? Close-ended. Close-ended. What would you do? हाँ, अब देखिए. What would you do if you were in the goat's place? ओपन एंडेड। Open-ended. Open-ended. इसमें आपको, Open-ended. यस, इसमें आपको हर बच्चा अपना डिफरेंट आंसर देगा, और हो सकता है एक बच्चा आंसर दे। एक स्टार्टअप की जरूरत होती है डियर, ये मैंने आपको कहा है कि ये ग्रेड मॉन्टेसरी 1 के बच्चे का सवाल है, जो हमारे पास प्ले ग्रुप होती है जिसको हम KG1 बोलती हैं। वी आर हैविंग 2 सेंस ओनली, KG1 KG2 और देन दे मूव टू द ग्रेड 1। तो ये KG1 के बच्चे का सवाल है एंड दे यूज्ड टू गिव। जब एक बच्चा जवाब देता है उसको देख के दूसरा कुछ और सोच के अच्छा जवाब दे देता है।
And what if the troll had not been greeted? Not been greedy. ठीक है, इसमें आपकी moral value भी आ गई. ये भी open ended question है. इसमें भी बच्चे आपको different answer देंगे. ठीक है, तो 5-6 open ended questions, 5-6 close ended questions and 2-3 open ended questions are must in your activity. Close ended, Do give them any home learning. जी, close ended. कौन सा वाला? लास्ट वाला? जी अभी आपने जो पूछा है. नहीं. What if the troll had not been greedy? He was a greedy troll, ना? He was a greedy. Oh, yes, greedy. I mean that. What if? Yes. जब आपने what would use कर लिया, what if use कर लिया ना, तो it means कि ये open ended question है. जी. ठीक हो गया? अब आप मुझे बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज स्टॉप द सेशन. मैम एक काइंडली आपसे रिक्वेस्ट थी कि जितने आपने क्वेश्चन से पूछे हैं आप रिवाइज कर सकती हैं, मतलब ये कि आप ग्रुप में करते हैं तो. सॉरी, किस चीज के बारे में? मैम जो आपने लास्ट में ही ओपन एंडेड है क्लोज एंडेड के डिफरेंशिएट जो क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं, ये आप काइंडली मैसेज कर सकती हैं, मतलब रिकॉर्ड कर सकती हैं, मैसेज भेज सकती हैं ताकि हम और अच्छा लिख लें, उसको समझ सकें. मैं ये सारी पीपीटी आपको शेयर करूंगी. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. पीपीटी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड पैटर्न मैं आपको शेयर करूंगी, डोंट वरी. ठीक है ना? अच्छा उसमें मैम, सारी चीजें लिखी होंगी. उसमें मैं बेसिकली एक और मैम सॉरी, हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन ये था कि कल आप क्लास लेंगे, ये इधर ही ऑफ हो गई है. सॉरी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात. मैं कह रही हूँ कि मैम ये मतलब जो कोर्स है ये अभी कंप्लीट हो चुकी है क्लास, या आप कल एक और क्लास लेंगी? दिस कोर्स इज कंप्लीटेड. दिस वन डे वर्कशॉप इज कंप्लीटेड नाउ. मैम वाकई बहुत अच्छी थी और बेस्ट ऑफ लक, बहुत समझ मुझे आया. आपसे एक सवाल थैंक यू सो मच. यू वेलकम डियर. जी पूछिए. मनी से सेशन रखिए. 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर आप सवाल पूछ सकती हैं. 1 मिनट. हाँ जी पूछिए. ये आपने फ्लिप एक्टिविटी के बारे में जो बताया था, हमारे यहाँ नॉर्मली 30+ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में. तो अगर हम 3 स्टूडेंट्स का एक पेयर या ग्रुप बनाते हैं फ्लिप एक्टिविटी के लिए, तो वो हमारे लिए, और हमारा यूनिट होता है 50 से 55 मिनट्स का, तो वो एक यूनिट में तो हमारे पूरे क्लास को कवर हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम अपना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम कर सकते हैं. फ्लिप एक्टिविटी के हवाले से बात कर रहे हैं. 5 आप क्या कह रही हैं, कितने 50 मिनट्स होते हैं आपके पास? नहीं 50 to 55 मिनट्स की क्लास होती है. हाँ देखिए, 50 to 55 मिनट्स आपने हर ग्रुप को 5 मिनट देनी है. आपके 30 स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास. 30 स्टूडेंट है तो देखिए 6 ग्रुप्स बनते हैं आपके. आप 5 का ग्रुप बना लें. लेकिन 5 के ग्रुप, अच्छा नहीं, 5 के ग्रुप में यूजुअली 5 का ग्रुप बनता नहीं है. 5 के ग्रुप में बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलता. हम सिर्फ 2 या 3 का ग्रुप बनाते हैं. आप ये कर सकती हैं कि आप उसको 2 वीक्स में डिवाइड कर दें, या जैसे अब मंथ में पूरा करना है ना, आपने पूरे मंथ में करना है, तो आप ये करें कि उसको 2 डेज पे डिवाइड कर दें. एक मंडे को रख लें सेशन, एक फ्राइडे को रख लें. थोड़ी सी देर तो आपने निकालनी है. ओके चलो ठीक है, थैंक यू. और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बेशक ग्रुप्स में जो है वो आप मंथली भी कर सकती हैं. आप कह लें कि 20 बच्चों का ग्रुप मैं अभी बना रही हूँ, वो इस मंथ में करेंगे. 20 बच्चों का ग्रुप में नेक्स्ट मंथ में बना रही हूँ, वो नेक्स्ट मंथ की एक्सप्लेनेशन देंगे. हाँ, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस कवर करवाने का भी थोड़ा इशू आ जाता है. तो आप 20 बच्चे कर लें. बेसिकली तो पर्पस यही है कि बच्चे जो हैं वो उस चीज को बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप हो. यस, बच्चे उस चीज को रिपीट करें. बच्चों के साथ जो आप पूरे महीने की जो भी प्रोग्रेस है वो आप रिपीट कर लें. तो 20 बच्चे एक महीने पार्टिसिपेट कर लें, 20 बच्चे अगले महीने पार्टिसिपेट कर लें. आप इस तरह से उनकी ग्रुपिंग कर लें. लेकिन ग्रुप 2 या 3 से ज्यादा नहीं बन सकता. ओके, थैंक यू. हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला मैम, बहुत ज्यादा अच्छी वर्कशॉप. आप सबने रिव्यूज भी अच्छे देने हैं. ठीक है, हाँ इंशाल्लाह देयर विल बी मोर टू कम इंशाल्लाह. अच्छा, 50 स्ट्रेंथ हो तो कैसे मैनेज करेंगे, ये आपने क्वेश्चन पूछा या कोई और भी पूछ रहे हैं? जी मैंने पूछा था ये क्वेश्चन. डियर आपकी क्लास में वाकई 50 स्ट्रेंथ है? नहीं 50 नहीं, 30. हाँ 30 है ना. हाँ 30, 27 to 30 इट्स नॉर्मल. इट्स नॉर्मल इन पाकिस्तान ऑल्सो. और यहाँ पर भी हमारे पास 27 तक स्ट्रेंथ हो सकती है क्लास में. एक टीचर जो है वो 27 तक ले सकती है बच्चे इजीली विद
टीए, अगर टीए है उसके साथ, तो छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। बड़े बच्चों के लिए भी 27, 30, 35 नॉर्मल है यहाँ पर भी। ठीक हो गया? किसी और को कुछ पूछना है? शुड आई एंड द सेशन प्लीज? प्लीज मैं नेक्स्ट वर्कशॉप का पूछना है आपकी। जी सॉरी, नेक्स्ट वर्कशॉप का सादिया पूछना है। नेक्स्ट ईयर मैं ये जो सारी वर्कशॉप है ना, इसका और इसके साथ में इंशाल्लाह ताला ऐड करूंगी फोनिक्स भी और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। के स्टोरी टेलिंग टेक्निक जो है वो कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ अलोंग विद दीज जो मैंने अभी छोटा 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 एक्सप्लेन किया, इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। दैट इज गोइंग टू बी अ पेड वर्कशॉप, लेकिन वो 1 मंथ की वर्कशॉप है। उसके सैटरडे और संडे को क्लास हुआ करेगी। वो डिटेल्स मैं आपको शेयर करती हूँ। उसकी रजिस्ट्रेशन तो 8 दिन हो गए हैं, शुरू हुई हुई है, 4-5 दिन हो गए हैं। लेकिन ये है कि वो अभी शुरू, देखिए अब मेरी फ्लाइट भी आ रही है इसी वीक में, तो क्या बनता है वो मैं फिर कब स्टार्ट करती हूँ। रजिस्ट्रेशन मैंने स्टार्ट कर राबिया दी इसकी। पूछना चाह रही अस्सलाम थी वालेकुम आपसे। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी जो सेशन हुआ है बहुत ज़बरदस्त हुआ है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम रूरल एरिया से तल्लक रखते हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं ये रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी, इसको इंशाल्लाह अज़ीज़ हम फिर से आपस में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जज़ाकल्लाह। आप दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे एक्चुअली मैंने आई हैव मेड अ दैट आल्सो। मैम अभी मेरे पास अपने मेरे अपने पर्सनल अकाउंट्स थे, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी। सो बहुत सारे लोग जो जब मेरा ऐड देख के आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि जी हमें आपका पर्सनल मतलब आपकी इंस्टीट्यूशन का चाहिए। तो इट्स माय पर्सनल ब्रांड, मैं किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम नहीं करती। ये मेरा अपना ब्रांड है, मेरी अपनी चीज है, और मैं खुद से इसका इनिशिएटिव मैंने लिया है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन अब मैंने अपनी टीम को कहा हुआ है, टीम हायर की है, उनको कहा है कि वो मुझे इसको प्रॉपरली चैनलाइज करके दें। तो फिर प्लीज उस पर आपने कमेंट्स भी जरूर करने और फीडबैक जरूर रीडिंग के दीजिएगा। इसमें मैम रीडिंग के हवाले से आगे सेशन में बताएं, क्योंकि जैसे मैं reading डियर अभी बना नहीं है, इंस्टाग्राम का अकाउंट अभी बन रहा है। मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है वो, तो मेरा हूँ तो पर्सनल मुझे पिक्चर्स बड़ी आपसे अभी। प्रॉब्लम मैम हो रही होती है कि मुझे एक्टिविटीज क्या कर। आप में से जो भी सवाल पूछ रहे हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको अब मैम आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी राबिया? हाँ जी अब आ रही है, बोलिए। सादिया बात करी है? नहीं मैम, मैं मरियम बात कर रही मरियम एक मैं मिनट, ये सादिया का भी जी मैसेज जी आ रहा जी है। मैं आपसे ये कह रही थी राबिया, एक सेकेंड। मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं एज अ रीडिंग रिसोर्स टीचर भी हूँ अपने स्कूल में। तो जी जी मुझे बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई है, जैसे ओआरटी रीडर्स जो हैं उसमें हमें कोई एक्टिविटीज गेम्स करवाने चाहिए, हमारी हेड कहती हैं। तो अब मुझे वो गेम्स और वो एक्टिविटीज नहीं समझ आती कि मैं ओआरटी जो रीडर्स हैं, किपर्स डायरी, ब्रेड्स एंड ब्लूज, इस तरह उनमें क्या गेम्स होने, उनकी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक तो ये देखिए, चीज के हवाले से अगर आपकी कोई गाइडेंस हो, और एक और चीज जैसे जब बच्चे, आपने जो हमें सर्कल टाइम के हवाले से बताया, तो जैसे इनिशिएटिव में बच्चे एंटर होते हैं तो हमें कौन से छोटी छोटी गेम्स, इजी मतलब अट्रैक्टिव गेम्स होने चाहिए, अगर उससे उससे रिलेटेड कोई पिक्चर्स या कोई लिंक्स आप हमें शेयर करें कि जिससे हम अपनी क्लास में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए आप सर्कल टाइम की बात कर रही हैं। जी, सर्कल टाइम भी, और रीडिंग जो ओआरटी रीडर्स है, मैं आपको इंडिविजुअल मैसेज भी कर दूंगी, उसके उससे रिलेटेड गेम्स हम क्या प्लान आउट कर सकते हैं, तो वो भी मुझे जरूर सर्कल बताइएगा। सर्कल टाइम का तो ये है कि आप कह रही हैं कि बच्चे जब एंटर हो तो हमारे पास कोई इंटरैक्टिव चीज होनी चाहिए, ये बात करिए ना। आपके एंटर जी, होते साथ ही उसके उनके पास लिए कुछ अगर आइडिया हैं तो आप प्लीज वो पिक्चर्स हाँ, या कोई उसके लिए चीज तो शेयर मैंने करें नहीं नहीं ताकि नहीं हम। नहीं उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि बच्चे जब एंटर होंगे तो 2 चीजें आपने क्लास में करनी है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, जो देख नहीं सकते अभी लेकिन विजुलाइज तो कर सकते हैं ना, उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन कॉर्नर रखिए, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कॉर्नर रखिए अपनी क्लास में। वो बच्चे आए क्लास में, अपने आप को खुद से सेल्फ रजिस्टर करें, अपनी पिक्चर देखिए, उनकी पिक्चर लगाएं एक कार्ड के ऊपर। वो 5-10 मिनट आपके बच्चे बड़े एक्साइटेडली क्लास में आएंगे। अपनी बुक्स और बैग्स खुद रखने की आदत डालें। अपने लंच बॉक्सेस के कॉर्नर अगर नहीं भी बने हुए अलग से, या वो बच्चे हैंग करती है अपनी चेयर के साथ, उनको ये सारी चीजें खुद से आनी चाहिए। उसके बाद वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कॉर्नर की तरफ जाए और वो वहां पर सेल्फ रजिस्टर, अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करें।
तीसरी चीज, बिफोर स्टार्टिंग द सर्कल एक्टिविटी, जब आप वेट करती हैं कि आपके बच्चे क्लास में एंटर हो रहे हैं और सेटल डाउन होंगे, आप उनके साथ इंटरैक्टिव सेशंस करें। जो मैंने आपको बताया था, स्टार्टर एक्टिविटीज करें, म्यूजिक प्ले करें, गेम्स रखें, ठीक है, छोटी मोटी चीजें रखें, उनके कॉर्नर्स बनाएं, थिंग्स आई डू व्हेन आई एम फ्री, उधर आप ब्लॉक्स रख दें। वो चीजें आप बच्चों को इस्तेमाल करने से फिर मना नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ मटेरियल्स रखते हैं, वहां सॉर्टिंग आउट करें, ठीक है। ब्लॉक्स रख दें, वहां पे वो बिल्डिंग करें, प्लेडो रख दें, वहां पर उससे कुछ क्रिएट करें, लेकिन वो कॉर्नर स्पेसिफिक होगा जहां पे आप बाकायदा लिखेंगी थिंग्स आई डू व्हेन आई एम फ्री, ओके। लेकिन आपने उसमें कोई भी बच्चा जा सकता है, उस कॉर्नर में कोई भी बच्चा जा सकता है, आप उसको मना नहीं करेंगी, ठीक है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। रोल प्ले ओके एरियाज, ओके। ठीक है ना। बाकी आप मुझे मैसेज करना। ओआरटी के लिए ये है कि ओआरटी के साथ हम लोग बिल्कुल भी जो है, ओआरटी वी कंसिडर एज गाइडेड रीडिंग। ओआरटी इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, ओआरटी आर डिफिकल्ट बुक्स, दीज आर कंसिडर्ड इन गाइडेड रीडिंग्स। उनके साथ एक्टिविटीज बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उनके साथ आप एक्टिविटीज भी अगर बनाना चाहती हैं, जैसे हम लोगों ने की थी, जो शुरू की बुक्स नहीं है, जो बिल्कुल अर्ली लर्नर्स लेवल 1 की बुक्स हैं, जिसमें हेयर कट भी आता है, आई वेंट टू द शॉप भी आता है, कुछ इस तरह से आता है। फिर उसमें हम लोगों ने बच्चों को वो चीजें करवाई थी, लाइक हमने बार्बर बुलवाया था, उनकी मुझे हेयर उससे की थी। रिलेटेड, मैं क्योंकि मैं मॉन्टेसरी की टीचर हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड ही एक्टिविटीज, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया मगर मुझे कोई एक्टिविटी नहीं ये दिखी वो ऐसी। गाइडेड रीडिंग है। ओआरटी इज बेसिकली गाइडेड रीडिंग, ठीक है। क्योंकि वो उसके अंदर guided हमारी reading है। कहती है, बच्चों को जब भी कोई न्यू रीडर स्टार्ट कराएं तो उससे पहले आप उनको कोई गेम उसी से रिलेटेड करवाएं। अब वो मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे कैसे करवाना आप मुझे तो चाहिए, वो एग्जांपल कौन है, से गेम होने चाहिए, वो कौन सी कौन कौन सी एक्टिविटीज बुक्स है, होनी चाहिए। आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं उसमें? उसमें किपर्स डायरी है, हाइड एंड सीक है, रेड्स एंड ठीक है। ब्लूज है, हाँ, और जो है बिग फीट है। बिग फीट है, बिल्कुल है। मैं आपको ये उसके तो नेम्स बहुत, लिखकर मैसेज कर दूंगी। हाँ, उसमें एक बेकिंग वाली भी है, उसमें जब वो कीपर बेकिंग करता है एक दिन। नहीं, वो हमारे लेवल की नहीं है, मैं आपको जो मेरे लेवल की है ना, मैं आपको मैसेज कर दूंगी आप व्हाट्सएप पे। आप आप वाले में मेरे ख्याल में 1 वर्ड के लेवल की है, जिसमें 1 वर्ड लिखा हुआ है। जी वो पूरे लाइंस ही हैं, मगर जो है मैं आपको ना बुक्स की इमेजेस स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी या नाम लिखकर शेयर कर दूंगी। हाँ, देखिए, स्टोरी तो जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्टोरी हमने उसके साथ भी की है, जिसमें कुछ लिखा हुआ स्टोरी हमने उसके साथ भी की है, ठीक है। एक्टिविटी उसके साथ भी है, तो तो वो वो डोंट वरी। आप मुझे बुक्स भेजना, मैं आपको सारी की सारी बुक्स की स्टोरीज बना के भेज दूंगी, ठीक है। एक्टिविटीज बता दूंगी आपको। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम डियर, वेलकम। एक्सक्यूज मी जी जी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे आपने अभी कहा कि बच्चों के लिए हमें एक सेक्शंस बनाने चाहिए, व्हेनेवर आई फ्री आई डू दीज थिंग्स ना, जी जी तो जी ये हम 2 के बच्चों के साथ कर सकते हैं एक्टिविटी, किस बच्चों के साथ किया? क्लास 2 एंड 3 के? जी बिल्कुल कर सकती हैं, देखिए बिल्कुल कर सकती हैं। आप उनके लेवल से उस चीज को बनाए ना। रजिस्ट्रेशन तो आप रखिए ओके हर क्लास में, उनके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रखें। मैंने जैसे आपको बताया ना, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, छोटे बच्चे होते जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए बल्कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी आप रख सकती हैं। वो तो अपना नाम पढ़ सकते हैं ना, एक पॉप्सिकल के ऊपर उनका ओके नाम लिखे, और उनको कहीं सुबह आके अपनी उन्होंने अटेंडेंस खुद लगानी है। आपने वहां से सिर्फ नोट करना है कितनी एब्सेंट है, उन एब्सेंट पे मार्क करें, दैट्स इट। आपका भी काम कम हो जाएगा। उसके बाद आप उनके लिए ओके क्वेश्चन ऑफ द डे भी रखें वहीं पर, उसके साथ ही एक छोटा सा कॉर्नर आपने ये क्लास में सेट कर दिया, एक छोटा सा कॉर्नर आप किसी भी टेबल या उसके ऊपर सेट कर दें जहां पे उन्होंने क्वेश्चन ऑफ द डे देना है, यस और नो में आंसर करना है उन्होंने। ओके वो भी आप ऑब्स्टिकल पे लिख के रख लें, यस और नो, कुछ यस में डाल दें, कुछ यो नो में डाल दें। फिर आपके पास टाइम, वो उन्हीं चीजों में 5-10 मिनट निकाल देंगे। ट्रांजिशन ओके एक्टिविटीज मैम। होती हैं, और मैम देयर आर 100 ऑफ ट्रांजिशन आपके एक्टिविटीज। ओके मैम, आपके पास आइडियाज माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बट आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली अगर कुछ ऐसा वर्कशॉप अरेंज करनी है तो वीकेंड पे कीजिएगा। जी जी जी, ये तो कल की उसकी वजह से हुई थी, और वीकेंड पे मेरी ट्रैवलिंग आ गई है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आपको जी पता है 2-3 दिन तो आराम से आपकी ट्रैवलिंग में निकल जाती हैं, यहाँ से पैकिंग करना, फिर पाकिस्तान आना, फिर वहां पे सेटल होना। तो बट मेरे लिए ना 2-3 दिन बहुत हेक्टिक होती हैं, तो मैं इसलिए वीकेंड पे, मुझे जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बताया कि नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग बैक, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर मैंने इसीलिए आज के लिए रखा। इंशाल्लाह ताला आगे जितनी भी क्लासेस होंगी वो सैटरडे संडे को ही ओके होंगी। मैम, हैव वैसे अ आप सेफ लोग, जर्नी। थैंक यू सो मच। और मैम आपको तो वैसे अस्सलाम छुट्टियां भी होने लगी है पाकिस्तान में। मैम जी जी मैम मैम रिकॉर्डिंग आस्किंग सेंड मैम कर दीजिए।
रिकॉर्डिंग में अपलोड करवाती हूँ, वो फिक्र ना करें, वो अपलोड होती है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दो कोडिंग की जो सेक्शन था बहुत अच्छा था। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ सेफ जर्नी। और सेक्शन you, बहुत जी। अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम मैं आपसे क्वेश्चन था कि जो कुछ आप आज आपने पढ़ाया है वो आप व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करेंगी, पीपीटी जो भी आज आपने जितना हमें समझाया हाँ है, जी 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 जी, कि हो मैंने